हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज है चैप्टर 6 यूनिट 6 ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये जीआईबी का छठा चैप्टर। बाकी 5 चैप्टर आपको पिछले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? In the mid 1980s, the Organization for Economic Cooperation and Development popularized the term yet again. Globalization is described by the World Trade Organization as the development towards unrestricted cross-border flows of goods and services, capital, and labor flows. The concept was formally introduced in India with the new economic policy in 1992. OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने वर्ड यूज़ किया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड यानी बिना किसी रोक टोक के, क्रॉस बॉर्डर यानी एक बॉर्डर से यानी एक देश से दूसरे देश, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपकी सेवाएं हैं या गुड्स हैं उनका उनका ट्रांसफ़र होना, जो जाना आना, साथ में कैपिटल यानी पैसे का, और लेबर फोर्स यानी कि मैन पावर, ये सब चीज़ें एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर बिना किसी रोक टोक के जा आ सकें, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में कहेंगे वैश्वीकरण, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में मेनली कब यूज़ हुआ? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई सन 91-92 में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था उसके बाद। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फार मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या क्या है? एक तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ जाती है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ जो कस्टमर जो ग्राहक है उसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। भाई अभी देश में माल बन रहा है और आपको मिल रहा है तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन जब विदेशी माल भी आने लगता है, जब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो जाता है, तो आपको बाहर की चीज़ें भी आपको मुहैया हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ जाएगी। तो न्यू ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, जो भी एग्रीकल्चर देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसके एक्सपोर्ट्स के लिए भी नए ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वन वे तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयात बढ़ेगा, निर्यात भी तो बढ़ेगा ना। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए भी नए ऑप्शंस, नए विकल्प मिल जाते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, इट मस्ट बी फेयर बेनिफिट्स टू ऑल कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन के लिए, वैश्वीकरण के लिए मेन चीज़ क्या कही गई है कि ये फेयर होना चाहिए और सबके लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। मतलब कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको इससे फ़ायदा होना चाहिए, सिर्फ एक तरफा फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर फेयर वैश्वीकरण यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या कहा गया कि ये प्रोसेस पूरा फेयर होना चाहिए, इंक्लूसिव यानी सबको इंक्लूड करना चाहिए, डेमोक्रेटिकली गवर्नड यानी कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से इसकी गवर्नेंस होनी चाहिए, और ये सबको एक अवसर दे, किस बात के लिए? कि सबको ही कुछ ना कुछ फ़ायदे इससे हों, सभी कंट्रीज़ को, सभी लोगों को, सिर्फ एक तरफा फ़ायदा ना हो। ग्लोबलाइजेशन रिवर्स गियर, अब आजकल क्या हो रहा है, वैश्वीकरण का उल्टा काम भी हो रहा है, मतलब कि डी ग्लोबलाइजेशन भी एक तरीके से शुरू हो गया, रिवर्स गियर में शुरू हो गया है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंग पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन। एक तरीके से वैश्वीकरण का उल्टा किया जाए, अगर देश सेल्फ सफिशिएंट होने लगता है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, सब कुछ अपने देश में ही बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। ना सिर्फ अपने देश में बनाएंगे बल्कि हम आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा देंगे, तो ज़्यादा इम्पोर्ट भी नहीं हो पाएगा, वो भी एक रीज़न होता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी कई कंट्रीज आजकल कर रही हैं, इंडिया भी ऐसा कर रही है बीच बीच में, इसीलिए इसको डी ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। व्हेन अ गवर्नमेंट इनैक्ट लॉज, जब गवर्नमेंट सरकार ऐसे लॉज, ऐसे नियम कायदे बनाती है दैट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसमें रोक टोक पैदा करता है। इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी बुला रही है गवर्नमेंट, एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स फ्रिक्वेंटली अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट होम प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो भी घरेलू स्तर पर जो भी चीज़ें उत्पाद बन रहे हैं मतलब देश के अंदर, उन उत्पादों की बढ़त के लिए और साथ ही साथ फॉरेन कंपटीशन को कम करने के लिए डी ग्लोबलाइजेशन यानी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ भी आजकल आ रही हैं, ये आगे बताया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। देखिए लास्ट में एक और चीज़ दी गई है, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स इन द रिसेंट ईयर सच एज ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन का ईयू से एग्जिट हुआ उसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस का बाहर आना, उससे भी ट्रेड पे फ़र्क पड़े हैं। यूएस चाइना में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उस पर, और रिसेंट जो कोविड-19 पैंडमिक और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट आया है, ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट यानी वैश्वीकरण के अगेंस्ट है। ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं।
आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।